भाई एक बार बताइए जरा, आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है? अब तो स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आ रहा ब्लैक कलर का। हाँ, अब एक बार बताइए मुझे जरा, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद मैं क्लास शुरुआत करूंगा। ठीक। ठीक है। क्लियर है वीडियो? ऑडियो क्लियर दोनों? अब तो नहीं आ रही स्क्रीन ब्लैक? ठीक है। वही सा आएगा भाई, अब आएगा। आवाज आ रहा होगा आपको? अब ठीक है। ठीक है भाई। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं अपने चैप्टर की, जो होने वाला है आपका एनईपी 2020 के बारे में। जो होने वाला है आज आपका एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो के शुरुआत में कुछ दिक्कत हो गई थी, स्क्रीन ब्लैक आ गई थी, और आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही होगी। ठीक है। देखिए, आप लोग कोई भी अपना टीचिंग का एग्जाम दीजिए, उस टीचिंग के एग्जाम के लिए आज की डेट के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। ये आज की डेट के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक। और अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग सीटेट का एग्जाम देते हो, तो सीटेट के अंदर तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कोई भी आप टीचिंग का एग्जाम देते हो, डी ट्रिपल एस बी के अलावा भी कोई एग्जाम देते हो, तो वहां पर भी इसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा एनईपी 2020 के माध्यम से, देखिए मैंने आपको कहा था, एक तो आपका पेडागोजी बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएगी, और एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, एनसीएफ 2005 का बताया था, इसके माध्यम से भी आपकी पेडागोजी बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएगी। इसको ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बताऊंगा, आई थिंक आज से पहले आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा। जिस तरीके से आज की वीडियो होने वाली है, तो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। वो डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ताकि आप लोग एक्स वाई जेड कभी भी लाइफ के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एनईपी 2020 से, आप लोग उसका गलत आंसर ना दे पाए। तो देखिए आज मैं किस तरीके से आपको एनईपी 2020 कराऊंगा, वो आज आपको वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई अब हमारे टॉपिक की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जब मैंने आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताया था, ठीक है, जब मैंने बताया था आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था जैसे हमारी जो एनईपी आई थी, जो पहली जो शिक्षा नीति आई थी 68 में आई, 86 में आई, फिर 86 वाले के अंदर अमेंडमेंट हुआ। ठीक है। पहले क्या आई थी हमारी 1961 68 के अंदर है हमारी शिक्षा नीति, देन उसके बाद 86 के अंदर आई, और 86 वाली में क्या हो गया था, फिर संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 86 वाले में फिर संशोधन हुआ था, जो हुआ था आपका 1992 के अंदर, जो आपका संशोधन हुआ था। उसके बाद सीधी आपकी देखने को मिल रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए, जब आप लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, खासकर सीटेट यूपीटेट के अलावा, तो वहां पर 68 86 से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगर आप लोग खाली सीटेट टेट या छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस वाली नीति से देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो कमियां रह गई थी पिछली शिक्षा नीतियों के अंदर, उनके बारे में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, इस डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी शुरुआत की बात बताऊं आपको, तो अगर इसकी शुरुआत की अगर बात बताऊं, तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, आपको ये जानना जरूरी है कि किसकी अध्यक्षता में आपका तैयार किया गया था। जो आपके इसरो के पूर्व चेयरमैन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो आपके पूर्व चीफ थे डॉक्टर के रंजन, या कहीं पर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इनकी अध्यक्षता में इस समिति का आपका गठन किया गया था। और बेसिकली जो आपका ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था, वो करा था इन्होंने 2019 में, इसका ड्राफ्ट मसौदा तैयार करा था। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने ज्यादा सुझाव इस नीति के लिए मांगे गए, आज से पहले कभी नहीं मांगे गए। जो आप लोग बताते हो ना सर, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं पेडागोजी के लिए, क्या ये होना चाहिए था, कभी जैसे लास्ट क्लास में बच्चे ने पूछा कि सर हल्का सा पनिशमेंट देना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे। वो पूरे का पूरे तो पॉसिबल नहीं हो पाए, जितने थे अपने के साहब ने इसको अपनी जो टीम के मेंबर थे उनके साथ यहाँ पर इसको तैयार कर दिया। ठीक है। और बेसिकली जब ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था, तब भी इसमें कई संशोधन हुए थे। ठीक। बट आई थिंक उस टाइम पर आप लोगों ने कोई नहीं दिया था, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से इनवाइट किया गया था कि देश का कोई भी नागरिक हो, आप लोगों के पास अगर कोई सुझाव है तो हमको दीजिए, हम उसको यहाँ पर चेक करेंगे, और अगर हमें सही लगता है तो हम इस नीति के अंदर डालेंगे और उसका इंप्लीमेंट कराएंगे।
क्या किसी ने दिया है कोई सुझाव? किसी ने नहीं दिया। अब पढ़ो क्या क्या सुझाव है इस नीति के अंदर। इतने नीति के अंदर इसके सुझाव है, आज आपको देख लेना, आज आपको नानी याद आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए किसमें क्या बात है। पहले जो हमारी मिनिस्ट्री होती थी वो होती थी एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती थी। बट अब ये मिनिस्ट्री का नाम काटकर सीधा कर दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर कर दिया। जो आप लोग पढ़ते हो ना, एफलन पढ़ोगे भी आगे, जो निपुण पढ़ते हो जो आपके एग्जाम में देखने को भी मिलता है, या उसके अलावा जो आप लोग पढ़ते हो ईसीसी वगैरह के बारे में भी ये सब चीज पढ़ते हो, ये सब आपकी अब किसकी देखरेख में होता है? शिक्षा से संबंधित जितने काम होते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। ठीक, उसके अलावा देखिए इसमें यहाँ पर एक टारगेट रखा हुआ है, और जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर बीएड अंदर हो जाएगा बीएड बाहर हो जाएगा इस चीज को लेकर, बट एनईपी 2020 ने कहा हुआ है कि वो जो आपकी बीएड की डिग्री है 2030 तक उसको लागू करवाना, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो आपका स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी एजेंसी आती है उनका काम है। तो मतलब बीएड को बड़ा महत्वपूर्ण माना है इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, तो जो आपका ये बीएड का कोर्स होने वाला है, ठीक है, 4 वर्ष का जो आपका इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। अब हमारी शुरुआत होती है एनईपी 2020 की, हमारी शुरुआत होती है एनईपी 2020 का। जब आप लोग ड्राफ्ट पढ़ते हो शुरू में, तो ड्राफ्ट के शुरुआत में यहां पर आ जाता है, तो बेसिकली यहां पर आपको दिए रहते हैं 4 पार्ट दिए होते हैं, 4 भाग दिए रहते हैं। जैसे पहला भाग आपके सामने स्कूल शिक्षा दिख रहा है। स्कूल शिक्षा के अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है और क्या क्या बच्चों को पढ़ानी होती है, वो सब पॉइंट यहाँ पर दिए हुए, ऐसे करके अलग अलग भाग यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके अंदर आपके अलग अलग प्रकार के चैप्टर दिए हुए, उन चैप्टर के बारे में पढ़ना है, सभी नहीं पढ़ने, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए यूजफुल होते हैं, उनको कर लेना, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, मैंने कहा ना आज इसको मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को खुद फील हो जाएगा कि हाँ वाकई में मतलब एनईपी 2020 का मेन ये बात होती है। देखिए अगर मैं बात करूं, जो आपका पार्ट 1 है, जो आपका स्कूल एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो ना वो 5+3+3+4 का कंसेप्ट पढ़ते हो, मैंने 3 बार बोल दिया तो 5+3+3+4 का कंसेप्ट पढ़ते हो, वो सब इसके अंदर आपका आ जाएगा। ईसीसी वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाएगी। उसके अलावा जो आपके एफलन वगैरह जो आप पढ़ते हो वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए पहला ही चैप्टर दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि ईसीसीई। ठीक है, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में यहां पर बात दी हुई है। इसको आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ईसीसी, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या एज का क्राइटेरिया होता है। इस चैप्टर को आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरी बात हो रही है आपके बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की बात हो रही है, यानी बात हो रही है आपके एफएलएन की बात हो रही है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात यहां पर हो रही है। इसको इसको आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है ये एफएलएन, और एफएलएन के बाद जो आपका निपुण प्रोग्राम चलाया गया, तो निपुण क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्या ड्रॉप आउट की समस्या है, कैसे सार्वभौमिक पोस्ट वहां तक पहुंचाया जाए बच्चों को शिक्षा तक की, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है और जो शिक्षण शास्त्र होता है, जो पेडागोजी होती है, जो कि मैंने कहा ना ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप लोग अपनी पेडागोजी को भी यहाँ पर कवर कर जाते हो, बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपकी पेडागोजी के लिए। तो मैं कहता हूं ना कि अलग से इधर उधर से पेडागोजी की पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अगर इन डॉक्यूमेंट को सही से पढ़ लिया और एक टीचर ने सही से पढ़ा दिया तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी टीचर्स की बात हो रही है, समतामूलक और समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, ये आपके बाकी जितने चैप्टर है वो फिर मैं कराऊंगा आपको पार्ट 2 के लिए। लेकिन उसके बाद देखिए पार्ट सेकंड आ गया, पार्ट सेकंड के अंदर ये आपके चैप्टर दिए हुए, फिर पार्ट थर्ड आ गया, फिर उसके बाद पार्ट फोर्थ आ गया, इस प्रकार से सारे पार्ट आपके सामने दिए हुए हैं। अब इनको एक एक करके हमको पढ़ना है, और जितने महत्वपूर्ण है उनको हमको यहाँ पर पढ़ना है। बस आप लोगों का साथ चाहिए आज की वीडियो के अंदर मुझे, क्योंकि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट करवाऊंगा। 2 पार्ट में बेसिकली वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत बड़ी है इसके अंदर, और आई थिंक इतने ज्यादा मैंने पॉइंट लिए हुए ये शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, जितने पॉइंट मैं आपको एनईपी 2020 के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन मेरा साथ देना, 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप लोग जल्दी लुढ़क गए या पढ़ने में आपका जो है 1 घंटे बाद भाग गए, तो इसको फिर 3 वीडियो में कंप्लीट कराना पड़ेगा। जो कि जितनी भी मेरी वीडियो होती है मैं कोशिश करता हूं 1 वीडियो या मैक्सिमम 2 वीडियो के अंदर मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करा दूं, क्योंकि मैं कोर्स को कभी नहीं खींचता कि कभी कोर्स को खींचना चाहिए और मतलब एक टॉपिक के ऊपर मतलब उसी को खींचते रहो, नहीं, ये काम नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। उसके अलावा देखिए ये तो यहां पर बात होगी, उसके अलावा इसके बाद आता है आपका विजन। ठीक, मैं यहां पर लिख देता हूं, एनईपी 2020 के अंदर विजन की बात की हुई है कि भाई इसका विजन क्या है। एनईपी 2020 का
विजन क्या है, तो यहां पर विजन बेसिकली एनईपी 2020 के अंदर दिया हुआ है। एनईपी 2020 के अंदर विजन दिया हुआ है कि जो बच्चा होता है ना, उसको इंडियन होने पर गर्व फील हो सके। क्या हो सके? इस विजन को ध्यान रखना आप लोग कि जो यहां पर जो बच्चा होता है, जो यहां पर बच्चा होता है, या मैं लिख देता हूं स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट होता है यहां पर, तो स्टूडेंट को अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होना चाहिए। किस पर? अपने भारतीय यानी कि इंडियन होने पर, इंडियन होने पर उसको गर्व करना चाहिए। बेसिकली आप लोग, हम लोग सभी गर्व करते हो, लेकिन अब देखिए एनईपी 2020 ने ये गर्व करने की बात ये नहीं कही है कि खाली आप लोग फील कर रहे हो तो आप लोग गर्व कर जाओगे, नहीं कि यार हमारी इंडिया की कंट्री है, 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, झंडा दिखा दिया, छत पे लगा दिया, या एक दिन के लिए अपना जो है देशभक्ति का प्रेम दिखा दिया। उसके बाद जैसे 15 अगस्त के बाद वो झंडा जमीनों पर पड़ा मिलता है, उसके बाद बाकी के दिनों में हम अपने जो देश होता है उसका सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि करप्शन के मामले में ले लीजिए, या स्कूल के जो गवर्नमेंट जो बिल्डिंग होती है, गवर्नमेंट से जुड़ी एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें होती है, उनका उस तरीके से सम्मान नहीं करते जितना अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज का हम सम्मान करते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अंदर मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था ना कि राष्ट्र के लिए आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो सके, तो बेसिकली यही इसका विजन कहना चाहता है। विजन के अंदर जो गर्व करने की जो बात कही है, गर्व करने की बात हुई है कि बच्चा जो होता है ना, वो अपना चिंतन तो करे ही इसके बारे में, लेकिन चिंतन के साथ साथ अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाए। किसके अंदर लाए? अपने व्यवहार के अंदर भी परिवर्तन लाए, अपने ज्ञान के अंदर भी परिवर्तन लाए, और वैल्यूज को भी देखे यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से गर्व करना चाहिए, ना कि ये गर्व करना चाहिए मेरा भारत महान, मेरा देश सबसे अच्छा है, लेकिन करो कुछ ना। तो ये आपका एनईपी 2020 का, इसके अंदर यहां पर आपको विजन दिया हुआ है। कभी एग्जाम में विजन पूछ लिया जाए तो आपका ये विजन सबसे इंपोर्टेंट बनेगा। इसके अलावा भी कुछ और बात दी हुई है कि मतलब सार्वभौमिक शिक्षा तक उसकी पहुंच को पहुंचाया जाए, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब विजन के बाद देखिए मैं आ जाता हूं, आपके सबसे पहले आ जाता हूं जो यहाँ पर कुछ मूलभूत सिद्धांत यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यार देखो, मूलभूत सिद्धांत सीधा मैंने डॉक्यूमेंट से उठा लिए, ये जितने भी सिद्धांत है ये आपके सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने उठाया हुआ है। इनको समझ जाना, इनको समझने के बाद आपका कंटेंट वाला क्वेश्चन तैयार होता है और पेडागोजी वाला क्वेश्चन तैयार होता है। हिंदी में लिखे हुए, हालांकि डॉक्यूमेंट दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो मैं आपको बाइलिंगुअल समझाऊंगा। हिंदी में लिखा हुआ है बट साथ के साथ इंग्लिश के साथ भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अब जितने भी आपके सिद्धांत होते हैं, ये प्रिंसिपल होते हैं, इनके ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं। ध्यान से समझना, देखना आपकी पेडागोजी या इसके अंदर जो आपकी महत्वपूर्ण बात है यही से तैयार हो जाएगी। और पता है एग्जामिनर क्या काम करता है? ऑप्शन के अंदर यही से उठा के दे देता है। एग्जामिनर सबसे ज्यादा करता है एनईपी 2020 के अंदर, सेम एज इट इज ऑप्शन उठा के दे देता है पेपर के अंदर। केवीएस का एग्जाम हुआ तब ऐसा करा, सीटेट का एग्जाम होता है तब ऐसी वाला काम करता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम में सीधा ऑप्शन उठा के दे देता है। तो इसलिए मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लेकर आया। देखिए पहला सिद्धांत इसके अंदर दिया हुआ है कि हर बच्चे की जो विशिष्ट क्षमताएं हैं उनको स्वीकृति देनी चाहिए। आप लोग जब अभी जॉब ले जाओगे, और खासकर आप लोग अगर चले गए केवीएस के स्कूल में, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपको जॉब मिल गई, दो प्रोग्राम के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण काम चल रहा है। एक तो काम चल रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर चल रहा है, और दूसरा एफएलएन के बारे में बात चल रहा है। क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, लेकिन आप लोग देखते जाइए एक एक करके। तो बच्चे की जो विशिष्ट क्षमताएं होती है, तो हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। उस क्षमता को क्या काम करनी चाहिए, उसकी स्वीकृति देनी चाहिए। इतने पानी की बोतल ले आ, लंबी होने वाली क्लास आज, ठीक है। तो उस क्षमताओं की स्वीकृति देनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ काम कर रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको देखना चाहिए किस प्रकार से उस काम को कर रहा है। गलत कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर आपको उसकी रिमिडियल टीचिंग यहाँ पर उसको देनी चाहिए, ठीक है। उसकी पहचान भी करनी चाहिए। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, या आप लोग भी जितने वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ना ही आता हो, आप लोगों को कुछ और स्किल भी आती है। जो आपकी बात हो रही है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है बेसिकली बच्चे की जो क्षमताएं होती है उनको उजागर किया जाए, उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है स्किल के ऊपर। और ये देखो किस तरीके से देखोगे कि हमारी सरकार ने कितना स्किल के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे जैसे वीडियो चलती जाएगी आप लोग उसके बारे में पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो उनकी पहचान करो और फिर उनके विकास के लिए भी आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, यानी उन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी फिर आपको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि जो
टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, इन क्षमताओं के प्रति उनको सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील बनाना है। अगर आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हो तो एनसीईआरटी किताबों के फ्रंट पेज पर ही आपको चीजें लिखी होती है कि बच्चों को आपको जो भी सब्जेक्ट आप उसको पढ़ा रहे हो, जैसे मान लीजिए ईवीएस पढ़ा रहे हो तो ईवीएस के प्रति उसको सेंसिटिव बनाना है। अगर आप बच्चों को जेंडर के बारे में बता रहे हो तो जेंडर के प्रति सेंसिटिव बनाना है। वर्ड के बारे में बता रहे हो तो उसके प्रति सेंसिटिव बनाना है। और इनफैक्ट खुद टीचर को, और इसके साथ में टीचर के साथ साथ लिखा है पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर, खासकर सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। एक बार बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, क्या कर रहा है क्या नहीं पढ़ रहा उससे लेना देना नहीं होता। हाँ, कुछ फंड रिलीज होता है जो बच्चों के लिए होता है, ड्रेस का होता है, आजकल तो ड्रेस के पैसे भी ऑनलाइन जाने लग गए, ठीक है। तो वो धांधली के चक्कर में इस चीज को, स्टेप को उठाया गया, ठीक स्टेप है, लेकिन इसके अलग अलग दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है। तो फायदे भी है नुकसान भी है, वो कभी हम बाद में बात करेंगे। तो उनके प्रति बच्चों के प्रति दोनों को ही सेंसिटिव बनना है, जिससे बच्चे की एकेडमिक और अन्य क्षमताओं को उसके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पर उसका ध्यान दिया जाए। तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए कि बच्चे की जितनी भी क्षमताएं होती है उनको पहचानिए। पहचानने के बाद अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी क्षमता उसके अंदर ऐसी है कि मतलब वो आगे जाकर उसमें और महारत हासिल कर सकता है, तो फिर उसके साथ में आपको क्या काम करना है। गिलास पिलाया, आधे अधूरे काम कर रहा है, अब इसे कैसे पीऊंगा, थोड़ा बैठ जाओ ठीक है। तो उस पर भी आपको क्षमताओं पर विकास करके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। छोटा भाई है, एक काम आधी किस्तों में करता है, ठीक। अगली बात दी हुई है यहाँ पर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की बात हो रही है। देखो खुद एनईपी 2020 के अंदर इस वाली बात को कहा हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है आपके एफएलएन की बात हो रही है, ये किसके बात हो रही है, आपके एफएलएन की बात हो रही है। और यहाँ पर ये क्षमताओं की बात किसकी हो रही थी, आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा ना, आजकल जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है उन पर सबसे ज्यादा आपका फोकस किया जा रहा है, इन दो प्लान के ऊपर बहुत सारी आपकी चर्चाएं चलती है, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते हैं, ठीक। एफएलएन को हम लोग डिटेल में समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। ये तो खाली छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों को एटलीस्ट आप लोग उसको संख्याओं का ज्ञान, उसको अर्थमेटिक नॉलेज का ज्ञान यहाँ पर, ठीक है, उसको लिखना पढ़ना ये कम से कम एटलीस्ट बच्चों को समझाइए। अब सरकार के मन में ये क्यों विचार आया एफएलएन का, वो हम बात करेंगे बाद में। यहाँ पर इन्होंने क्लास 3rd तक के लिए इस वाली बात को कही हुई है, क्योंकि डिटेल में टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। तीसरी बात कही हुई है, उसने लचीलेपन की बात करी हुई है, ठीक है। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात कही हुई है, लचीलापन, इसको मैं साथ के साथ इंग्लिश के भी वर्ड लिखता चलता हूं ताकि इंग्लिश वालों को दिक्कत ना आए, ठीक। इसकी बात कही हुई है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी की यहां पर बात कही हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी की यहां पर बात कही हुई है। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात ये कही हुई है, अगर मान लीजिए बच्चा किसी चीज को एक प्रकार से नहीं सीख रहा तो अलग प्रकार से सिखाइए, यहाँ पर टीचर को फ्लेक्सिबल करने की बात कही हुई है। दूसरी बात, जो बच्चा होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग यहां पर कही हुई है कि जब बच्चा अलग अलग तरीके से सीख रहा है तो उसको सीखने दो भाई। ये नहीं कि उसको आप खाली एक चीज पर उसको केंद्रित कर दो तो बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाएगा। यानी जो आप लोग वर्ड सुनते हो ना, रिगिड, कठोर, कठोर नहीं बनना आपको, क्या बनना है, लचीलापन आपको बनना है, ठीक है। ताकि वो अपनी प्रतिभा रुचि के अनुसार जीवन में खुद अपना एक रास्ता बना सके। रास्ता बच्चा तभी बनाएगा जब वो फ्लेक्सिबल रहेगा। अरे यार ये वाला एग्जाम में बात नहीं बननी, चलो कुछ और देखता हूँ, यार ये वाला चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो किसी और दूसरे माध्यम से उसको पढ़ता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार करना चाहिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, यहां पर किसी भी अलगाव की बात को यहां पर मना किया हुआ है एनईपी 2020 ने। अलगाव किस किस के बीच में यहां पर आ रहा है, टीचर बच्चे के बीच में अलगाव नहीं आ रहा, बेसिकली कुछ सब्जेक्ट के बीच में जो अलगाव आ जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो आप लोग स्ट्रीम सिस्टम पढ़ते हो ना, यार मेरे पास आर्ट साइड है, इसके पास कॉमर्स साइड है, उसके पास साइंस साइड है, इस स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया। बेसिकली क्या होता था, मान लीजिए आर्ट साइड का बच्चा है तो वो फिर अपने कॉमर्स साइड के जो सब्जेक्ट होते थे उनसे वंचित रह जाता था, तो अलगाव हो जाता था। साइंस वाला अगर बच्चा रहेगा तो आर्ट साइड वाले बच्चे के जो सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट से वंचित रह जाता था। तो इन्होंने कहा ऐसा किसी प्रकार का आपको अलगाव नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, और पॉइंट की बात करते हैं। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, देखो यहां पर बात आ गई आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात आ गई, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात यहां पर आ गई, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था जब एनसीएफ 2005 में बताया था कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करके आप लोग पढ़ाइए। जैसे आपका स्ट्रीम सिस्टम आएगा भी, उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, तो वो सब्जेक्ट को बाकी के सब्जेक्ट के साथ आपको उसको कनेक्ट करके यहां पर पढ़ाना है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है आपका एनईपी 2020 बात करता है।
पता बेसिकली क्या हुआ, एनईपी 2020 है यार, इतने सारे जो प्रस्ताव आए, इतने सारे सुझाव आए, तो इन्होंने ऐसा थोड़ी है सबसे पूछ पूछ कर कराया। अब जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, जैसे आपका इनसेप 2005 का डॉक्यूमेंट था, उसमें से मेन मेन चीजें थी, उसको उठा लिया। जैसा आपका एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पूरा यहाँ पर उठा लिया इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट इन्होंने अलग अलग डॉक्यूमेंट से यहाँ पर लिए हुए, कुछ अपनी तरफ से चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो मिला जुला जुला स्वरूप है जो आपका एनईपी 2020 का है। उसके अलावा ये बात आप लोग समझ गए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और समग्र शिक्षा के विकास की बात करता है। अगली बात करता है अवधारणात्मक समझ पर जोर की बात करता है, यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की यहां पर बात करता है, ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, यानी जो बच्चा होता है वो चीजों को समझे, ठीक है, समझ समझकर वो बच्चों को अपने ज्ञान को अर्जित कर पाए, ना कि वो रटंत पद्धति का यूज करे, यानी कि रोट लर्निंग का यूज करे। तो आपकी एनईपी 2020 ने रोट लर्निंग को मना कर दिया कि बच्चों को अब चीजें रटानी नहीं है, अब बच्चे को चीजें सिखानी है। आप लोगों को भी मैं जितनी चीजें पढ़ाता हूं, देखो देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी डिटेल में पढ़ाता हूं, और कभी भी एक किताबी लैंग्वेज के थ्रू आपको नहीं पढ़ाता। सारे अपने तरीके मेरे होते हैं ताकि मैं चीजें आपको समझा सकूं, और समझाने के बाद जब आप उनकी प्रैक्टिस कर सको तो आपको फिर दिक्कत ना आए। किताब से पढ़ना होता तो आप किताब से खुद पढ़ लेते। तो यहां पर एनईपी 2020 ने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा जोर दिया है, अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया है, ना कि रोट लर्निंग पर और केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ाई पर, कि भाई हमको तो सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना है, ठीक है, इतना मेरा मकसद है, पेपर में अच्छे नंबर आ जाए और उसके बाद हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की उपाधि मिल जाए, या आगे अच्छी परसेंटेज आ जाए। जो पहले स्कूल के अंदर ये धारणा चलती थी, इसको भी इसने खत्म कर दिया। अब सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है यहाँ पर। ये पॉइंट आप लोग समझ गए। अगला है रचनात्मकता और तार्किक सोच, ठीक है। यहां पर देखो बात हो रही है आपकी क्रिएटिविटी की बात हो रही है और लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है आपकी क्रिएटिविटी की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है आपके क्रिएटिविटी की बात हो रही है, और आपकी लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? आपके लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक। तो ये कहा है कि इस पर ज्यादा बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए इन मौकों को बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चा खुद क्रिएटिविटी के माध्यम से नई नई चीजों को यहाँ पर सीख सके, डिसीजन ले सके, और जो इनोवेटिव होते हैं, नवाचार होते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए टीचर ऐसे कुछ एक्टिविटीज कर सके, या बच्चों के मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा नया इनोवेशन लाना चाहता है, टीचर मान लीजिए नया इनोवेशन लाना चाहता है, तो आपको हमेशा उसको अप्रिशिएट करना है, हमेशा उसको इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, कभी भी उसको डिस्करेज नहीं करना। देखिए आपके ही इसी चैप्टर के अंदर जो मैं आपको पार्ट 1 बता रहा हूं, पार्ट 1 के अंदर आपका एक दिया हुआ है, चैप्टर 4 के अंदर ही है, जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूं। तो इसके अंदर दिया हुआ है आपका अनिवार्य शिक्षा, कि बच्चों को क्या कराया जाए? अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को कराया जाए अनिवार्य शिक्षा, और अनिवार्य शिक्षा, और जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, समालोचनात्मक चिंतन होता है, जो आपका समालोचनात्मक चिंतन होता है, ठीक है, जो आपका समालोचनात्मक चिंतन होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। तो जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूं, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए, किसको? इनको बढ़ाने के लिए, यहां पर लिख देता हूं, इनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनको बढ़ाने के लिए एनईपी 2020 ने कहा है कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसके कंटेंट में कमी कर दो। अब बेसिकली जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, एक बड़ा सा करिकुलम होता था, उस करिकुलम के अंदर बड़ा सा सिलेबस होता था, उस बड़े से सिलेबस के अंदर बड़ा सा हमारा बैग रहता था, ये सब चीजें लेकर हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे। बट एनईपी 2020 ने कहा कि ऐसे करिकुलम के कंटेंट को आप कम कर दो। इसको ध्यान से रखना, ये सीधी लाइन एग्जाम के अंदर आ जाती है कि जो आपका ऐसा पाठ्यक्रम है, ये जो आपका ऐसा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के कंटेंट को कम करने की बात करता है। किसकी बात करता है? पाठ्यक्रम के कंटेंट को कम करने की बात करता है, ठीक है, इसको कम करना, कि पाठ्यक्रम का जो कंटेंट है उसको तो कम करा जाए, और कम करने की जगह बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। बेसिकली जो आपकी 86 के बाद जो आपका 92 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद जो एक आपका सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आया, वो आया था आपका राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, आरटी आया आपका,
जिसमें सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही हुई है। क्या कही हुई है इसके अंदर कही हुई है बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी हुई है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। क्या बात कही हुई है? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की इसके अंदर बात यहां पर कही हुई है। ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात यहां पर कही हुई है इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। और कितने से कितने साल तक के लिए? ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, अगर बच्चा नॉर्मल है, सामान्य अगर बच्चा है, ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पर एज हो जाएगी 6 साल से 18 साल, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिव्यांग कोई बच्चा है। ठीक है, तो ये अनिवार्य शिक्षा और बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन पर ज्यादा फोकस किया जाए। अब देखिए बेसिकली समालोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, जिसको इतना बढ़ावा देने की बात कर दी, किसकी, इसको इतना बढ़ाने की बात कर दी कि आप पाठ्यक्रम के कंटेंट को कम करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि जो बेसिकली बच्चा होता है, जब वो खुद अपना बुद्धि का विवेक का यूज करके सही गलत का डिसीजन लेने लग जाए, अपनी लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर जाए, क्या करना शुरू कर जाए? क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जब बच्चा लॉजिकल रूप से सोचना शुरू कर दे, ठीक है, जो बच्चा लॉजिकल रूप से सोचना कर दे, उसके अलावा जब बच्चा चीजों का एनालिसिस करना कर दे, सीख ले, ठीक है, जब बच्चा चीजों का यहाँ पर एनालिसिस करना यहाँ पर सीख जाए, या एक और वर्ड आता है जो आपने कभी सुना होगा, मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन आपने सुना होगा कि जब बच्चा अपनी सोच के बारे में खुद सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मेटाकोग्निशन आपने शुरू होगा कि जब बच्चा अपनी सोच के बारे में बच्चा खुद सोचना शुरू कर देता है, तो ये आपका मेटाकोग्निशन आता है। जब बच्चा अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो आपका मेटाकोग्निशन आता है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक, तो बेसिकली इसीलिए इसको क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा फोकस करा है। अब देखिए आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपने देखा भाई मेरा ये एग्जाम है, मान लीजिए मेरा सीटेट का एग्जाम है, DSSB का एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम हुआ, तो आपने देखा कि यार मुझे किससे पढ़ना चाहिए जो मुझे मेरे एग्जाम को पास करा सकता है, या जो मुझे कट ऑफ में पास करा सकता है, मेरा सिलेक्शन दिला सकता है। तो आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करा, जो आपके दोस्त ने बताई, जो इधर उधर से आप लोगों ने पढ़ी, या कोई टीचर कहता मैं बहुत बढ़िया है, आपने उसका यूज नहीं करा, आपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करा। आपने क्या काम करा? कुछ क्वेश्चन लगाए, पढ़ाने का तरीका देखा, नॉलेज देखी, हम भी चीजें बता रहा है, समझा रहा है, या सिर्फ अपने ऊपर ऊपर से करके ये चीज करा रहा है। तो फिर आप लोगों ने एक डिसीजन लिया, और खुद का डिसीजन लिया, यार मान लीजिए सचिन सर बढ़िया है तो ये हमको पढ़ाएंगे। तो आपकी इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि आपके पाठ्यक्रम के कंटेंट पर, इसलिए इसको फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर क्या क्या दिए हुए। अगला पॉइंट आपका कि नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक जैसे मूल्य होते हैं, उसमें बच्चों को सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना यानी जो आपकी डेमोक्रेटिक फीलिंग होती है। अब ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि एनसीएफ 2005 के अंदर क्या माहौल होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, वह माहौल होना चाहिए आपका डेमोक्रेटिक, आपका माहौल होना चाहिए। ठीक है, सेवा की भावना होनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान होना चाहिए। करोगे ना भाई सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, या आपके स्कूल के अंदर बच्चा स्कूल के अंदर कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है तो उसको बचाओगे ना, या कभी कहोगे अरे छोड़ सरकारी मामला है। ठीक है, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और बहुलतावाद, समानता और न्याय की यहाँ पर इसके अंदर बात की हुई है। अगला है आपका बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। अगला है यहाँ पर आपका मल्टी लिंग्वलिज्म के बारे में यहां पर बात हो रही है। देखिए यह आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा इसी के अंदर, एनईपी 2020 के अंदर, कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसने भी आपकी जो बहुभाषावाद है उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना। अब क्योंकि सर एनसीएफ 2005 ने भी माना था, मैंने कहा ना वही से बहुत सारी चीज आपके इसी के अंदर ली हुई है। बहुभाषिकतावाद यानी मल्टीलिंग्वलिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग भाषा वाले बच्चे होते हैं उसको कहा है बहुभाषिकता, उसको कहा जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है बहुभाषिकता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा तमिल बोलता है, कोई बच्चा कन्नड़ बोलता है, कोई बच्चा आपका मराठी बोलता है, इस प्रकार से अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं। तो जब ये अलग अलग भाषा वाले बच्चे यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो एक दूसरे से चीजें सीखेंगे। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, सीटेट के जब मैं आपको बताता भी रहता हूँ तब भी बता चुका हूँ, हिंदी वाला तमिल से कुछ सीखेगा, तमिल वाला कन्नड़ से, कन्नड़ वाला इससे सीखेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यह होता है आपका विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है आपका विचारों का आदान प्रदान, इसके अंदर आपका देखने को मिलता है। जब विचारों का आदान प्रदान होगा, भाषा का आदान प्रदान होगा, तो भाषा से जुड़ी रहती है संस्कृति, कल्चर। क्या कल्चर का आदान प्रदान नहीं होगा?
बिल्कुल होगा, क्योंकि जो भी कोई पर्टिकुलर भाषा होती है वो किसी ना किसी संस्कृति कल्चर से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर जो होता है संस्कृति कल्चर, तो यहाँ पर संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। क्या होता है? संस्कृति का भी यहाँ पर बेसिकली आदान प्रदान देखने को मिलता है। और बच्चे एक दूसरे की जो मातृभाषा होती है उसको सम्मान करते हैं। क्या काम करते हैं? बेसिकली एक दूसरे की जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है आपकी, उसको यहाँ पर सम्मान करते हैं। ठीक है, पूरा ही गलत हो गया। जो बेसिकली बच्चे की यहाँ पर मातृभाषा यानी कि जो मदर टंग होती है उसका सम्मान करते हैं यहाँ पर। और एनईपी 2020 ने एनी मदर टंग को इतना महत्वपूर्ण माना है, इसने कहा है कि आप क्लासरूम के अंदर कम से कम, जब बच्चा आपका 8 क्लास तक हो, जब तक आपको मातृभाषा के अंदर शिक्षण देना है। कब तक? बच्चों को 8 क्लास तक आपको मातृभाषा के अंदर यहाँ पर क्या देना है? शिक्षण देना है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपका भाषाओं के ऊपर कौन कौन सी और भाषाएं डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है जो जीवन कौशल होते हैं, जो लाइफ स्किल्स होती है, उनको सीखने की बात यहां पर करता है। जैसे डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ ने भी यहाँ पर 10 प्रकार की लाइफ स्किल्स की बात की है। लेकिन एनईपी 2020 ने देखे कौन कौन सी लाइफ स्किल्स की, यानी जीवन कौशल की, जीवन को जीने के लिए कौन कौन से कौशल आने चाहिए, किसकी बात कही हुई है? आपसी संवाद करो, यानी आपस में क्या काम करो? डिस्कशन यहां पर करो। जब बच्चा आपस में डिस्कशन करता है, क्योंकि लर्निंग मैंने क्या बताई हुई है, लर्निंग बेसिकली अपनी सोसाइटी से होती है, समाज से होती है। जितना बच्चा आपस में डिस्कशन करेगा उतनी चीजों को करेगा। तो ऐसी लाइफ स्किल्स होनी चाहिए कि आपस में बात करनी चाहिए। बहुत से लोग बात करते रहे, नहीं वो मेरे लेवल का थोड़ी है, ठीक है, हम तो अमीर है वो गरीब है। आपसी संवाद करिए, सहयोग करिए आपस में एक दूसरे का। ठीक है, सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का। मान लीजिए किसी के साथ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जाकर उसको मदद करिए। ठीक है, जो भी आप लोगों से बन पाए। समूह में कार्य करिए और लचीलेपन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलिए। समूह में कार्य करिए। देखा आप लोगों ने वो चीज कहावत सुनी हुई है ना कि एक आदमी अकेला नहीं कर सकता किसी काम को, लेकिन कई सारे मिलकर उस काम को यहाँ पर कर जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल को करने की बात आपके एनईपी 2020 ने कही हुई है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर इसने जोर दिया है। ठीक है, सतत मूल्यांकन पर, यानी कि जो आपका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता है, ठीक है, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं को। इसको महत्वपूर्ण नहीं माना, इसने महत्वपूर्ण माना है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन को, यहां पर महत्वपूर्ण माना है, सतत मूल्यांकन को यहां पर महत्वपूर्ण माना है। इसको भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मूल्यांकन और आकलन के बारे में एनईपी 2020 ने बहुत सारी चीजें बताई हुई है। जैसे उसने बताया हुआ है कि जो आपका सतत मूल्यांकन होता है, जो कि बेसिकली हो जाता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में हो जाता है। तो इसने कहा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को आपको सबसे महत्वपूर्ण मानना है। वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, ना कि वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंत में होता है, खत्म हो जाता है, जो होता है आपका समेटिव असेसमेंट होता है। तो इसको कम करने की बात कही हुई है और इसको बढ़ाने की बात सबसे ज्यादा आपके एनईपी 2020 ने कही हुई है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किस प्रकार से आकलन करना है, कौन कौन सी चीजें, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है कि तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर दिया जाए। देखिए, टेक्निक के ऊपर बहुत बढ़िया बात कही हुई है। जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी को भी यहां पर डिजिटल लाइब्रेरी करने की बात कही हुई है। किसके बात कही हुई है? डिजिटल लाइब्रेरी करने की बात कही हुई है, कि लाइब्रेरी को भी डिजिटल कराया जाए। उसके अलावा स्कूल के अंदर भी स्मार्ट बोर्ड की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। किसकी? स्मार्ट बोर्ड की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करा जाए। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम आपके आते हैं, जैसे अभी आप लोग पढ़ोगे दीक्षा वगैरह पढ़ोगे, निष्ठा पढ़ोगे, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम आपके चल रहे हैं। यानी टेक्निक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा हुआ है आपके एनईपी 2020 ने, क्योंकि आगे इसी का समय आपका आने वाला है। अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि सभी पाठ्यक्रम, चाहे शिक्षण शास्त्र हो, पेडागोजी हो, नीति हो, उसमें स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय जो परिवेश होता है उसके लिए यहां पर सम्मान आपको करना है। देखो, हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। जब आप लोग किसी क्लासरूम के अंदर जाओगे, वहां पर भी आपको विविधता देखने को मिलेगी, अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए क्या बात कही हुई है? उसके लिए आपको सम्मान देने की बात कही हुई है। क्या दी है? सम्मान देने की बात आपके एनईपी 2020 ने कही हुई है। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन की बात कही हुई है। समता यानी इक्विटी की बात यहां पर कही हुई है। किसकी? इक्विटी की बात यहां पर कही हुई है। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक होता है आपका इक्विलिटी, एक होता है आपका इक्विटी। ठीक है, एक होता है आपका, कहां पर लिखो भाई, यहां तो जगह नहीं बची, यहां पर लिख देता हूं। देखिए, एक होता है आपका इक्विलिटी, एक होता है आपका इक्विटी। ठीक है, यानी एक होता है आपका समानता और एक होता आपका समता, एक होता आपका समता होता है। तो देखिए,
एज ए टीचर आपको बच्चे हो या बच्चों से जुड़ी कोई भी चीज हो तो उसमें आपको समता यहां पर रखनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को समता यहां पर रखनी चाहिए। आप कहोगे सर समानता भी तो यही होता है। देखो थोड़ा इसके अंदर डिफरेंस होता है। समानता के अंदर बेसिकली क्या काम करते हैं, हम सभी को समान संसाधन उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, सभी को यहां पर समान संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जितने भी संसाधन होते हैं, चाहे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा हो, चाहे बच्चों को टीएलएम उपलब्ध कराए जा रहे हो, अलग अलग मेथड्स के माध्यम से कराए जा रहे हो, हम तो सभी को करा रहे हैं ना। जैसे आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो तो जितने लोगों ने कोर्स लिया है तो सभी को एक जैसे संसाधन मिल रहे हैं ना भाई। सभी को अपना वीडियो कोर्स मिल रहा है, बाकी सब्जेक्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं आपको। तो ये सभी आपको समान संसाधन मेरी तरफ से मिल रहे हैं। तो यानी मैं आपको समानता यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। बट इससे भी जो एप्रोप्रिएट माना गया वो माना गया समता। समता में कहा हुआ है कि जो बच्चे की जो क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसको संसाधन देना है। यानी जो बच्चे की जो क्षमता होती है, जो बच्चे की क्षमता होती है जिसके अंदर आपका मोटिवेशन आ जाता है, जिसके अंदर आपका यार यहाँ तो जगह ही नहीं बची, जिसके अंदर मान लीजिए आपका बच्चे का मोटिवेशन आ जाता है, जिसके अंदर बच्चे का मोटिवेशन आ जाता है, इंटरेस्ट यहां पर आ जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट आ जाता है, यहां पर एबिलिटी तो इसी के अंदर आपकी आ जाएगी, या उसके अलावा बच्चे का किसी प्रकार से उसका जो परिवेश होता है वो आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमको यहां पर क्या देने हैं, इसके अकॉर्डिंग फिर हमें ये बच्चों को यहां पर देने हैं संसाधन, उसको देने हैं। क्या देने हैं, संसाधन देने हैं। मान लो कोई बच्चा कहे सर मुझे एनईपी 2020 समझ में नहीं आई। यार मैं तो सभी को एक जैसा पढ़ा रहा हूं। अब मान लीजिए सभी को समझ में थोड़ी आ जाएगी। क्या 100 के 100% हर किसी से सहमत होते हैं, हर किसी से खुश होते हैं? किसी से खुश नहीं होते। भगवान से खुश नहीं है तो मुझसे खुश क्या होंगे? कोई ना कोई कमी निकालने वाला मिलेगा। तो मान लीजिए एक बच्चे ने कहा सर मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने क्या काम करा, अच्छा बेटा क्यों समझ में नहीं आई? उसने कहा सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, कुछ हिंदी के वर्ड है वो मुझे समझ में नहीं आ पा रहे, कुछ मेरे डाउट है वो मेरे समझ में नहीं आ पा रहे। मैंने कहा चलो एक काम कर, तो मैं तुम्हें पर्सनल कॉल करूंगा और उस पर सारी चीजें समझा दूंगा। तो यानी जो बच्चे का लेवल था, जो बच्चे की एबिलिटी थी, क्षमता थी, वो यहाँ पर कम थी, और कम के अकॉर्डिंग मैंने उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो मैंने उसकी क्षमता को यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ रहे हो। एक तो मैं सभी बच्चों को समान संसाधन दे रहा हूं, एक तरीके से सबको सभी को समझा रहा हूं जैसा आप लोगों को समझा रहा हूं। अब जरूरी थोड़ी सभी के 100 के 100% ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी को एक को समझ में नहीं आया या किसी कुछ परसेंट को समझ में नहीं आया, उनको मैंने अलग से टाइम दे दिया, उनको समझ में आ गया। तो बढ़िया कौन सा होगा, समानता या समता? समता बढ़िया होगा, जहां पर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग हमको उसको करवाना है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। ये सारा मिट गया भाई। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना जाए। पता नहीं है भाई कब इंप्लीमेंट होगा, पता नहीं आप लोगों की किस्मत कब चमकेगी। मतलब टाइम टू टाइम पर भर्ती ली जाए, एक पर्टिकुलर कैलेंडर हो, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करी जाए। ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, चाहे सारी चीज इंप्लीमेंट हो जाए। भाई जब इलेक्शन आया करे ना, तो सबसे पहले काम क्या करो, क्या तो जो भी जिसको भी वोट डाले, जिस भी सरकार को, क्यों भर्तियों का एक कैलेंडर बना के दो हमको कि इस साल में ये भर्तियां निकालेंगे, इस डिपार्टमेंट में निकालेंगे और यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इस पॉइंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो आपका ये शिक्षकों वाला मैटर है। ठीक है, तो देख लो भाई, आप लोगों की बात एनईपी 2020 में कही हुई है, बट कोई काम नहीं चल रहा है। अगला है शिक्षा प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए। देखो यहां पर बात हुई है हल्का लेकिन प्रभावी। ठीक है, लाइट बट टाइट। ठीक है, इंग्लिश में इसको बात करेंगे आ लाइट बट टाइट। जो आपकी डॉक्यूमेंट आपके इंग्लिश के अंदर है ना, वहां पर इसको लिया हुआ है लाइट, आ लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, रेगुलेटरी लेटरी फ्रेमवर्क। यूट्यूब पर ज्यादा क्लास हो जाती है तो राइटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग फिर चलती है। ठीक है, तो इसकी बात कही हुई है कि बच्चों को हमको क्या काम कराना है कि मतलब हल्का लेकिन प्रभावी। मतलब जैसा आप लोगों की एनईपी 2020 है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं आप लोगों को जितनी चीजें समझा रहा हूं ना एनईपी 2020 के अंदर, उसको कर जाओ, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आप लोग कर पाओगे। यानी मैंने आपको इसका एक लाइट वर्जन दिया लेकिन प्रभावी दिया, कि मतलब ये इफेक्टिव है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चों को यहां पर कही हुई है कि स्वायत्ता की बात कही हुई है, ऑटोनोमस की यहां पर बात कही हुई है कि जब बच्चा खुद अपने आप चीजों को सीखे, खुद डिसीजन यहां पर ले पाए, उसके अंदर सेल्फ स्टीम की भावना यहां पर उत्पन्न हो सके।
सुशासन की हो सके और सशक्तिकरण की यहाँ पर भावना विकसित हो सके, ताकि इनके माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स जो आपकी थिंकिंग होती है। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स किसके अंदर थिंकिंग होती है? आउट ऑफ द बॉक्स मैंने बताया हुआ है आपको, ये होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। किसके अंदर? ये होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आपका जो अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन के अंदर बेसिकली क्या आ जाती है? क्रिएटिविटी आ जाती है, रचनात्मकता आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता आ जाती है, जिसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजों का जाकर सोचता है। तो हमको यही बच्चों को कराना है, ठीक है। अगला यहाँ पर शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा करना। ये पॉइंट इतना कोई खास नहीं है, ठीक। अगला देखो, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। देखो, चाहे आदमी कितनी ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, कितने ही कभी कामयाब हो जाओ, लेकिन अब कहते हैं ना कि हमेशा जमीन से जुड़े रहना, हवा में मत उड़ना। तो इसलिए हमेशा जो अपनी भारतीय जड़ें है और जो गौरव है जो हमारे देश ने हमको दिया है, चीजें हमको, हमारा इतना अच्छा इतिहास है, उससे हमेशा आपको जुड़े रहना है। ये चीज बच्चों के अंदर आपको डेवलप यहाँ पर करनी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इन चीजों के बारे में समझ गए। इसके अलावा एक दो पॉइंट और यहाँ पर दिए हुए थे, तो मोस्टली वैसे जितने पॉइंट है यही आपके लिए जो इंपोर्टेंट है, जो मैंने यहाँ तक आपके सामने पॉइंट बताए। अब हम बढ़ते हैं, अब आपके पार्ट 1 की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके पार्ट 1, जो होने वाला है आपका स्कूल एजुकेशन होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछिए इनमें से, क्योंकि काफी देर से मैंने आपका कमेंट भी नहीं लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दो दो सिर्फ आपके वो बच्चे हैं जिसके अंदर यहाँ पर एक ये कहा हुआ है कि जो एजुकेशन है उसको पब्लिक सर्विस माना जाए। चाहे आप लोग लिखना चाहे इसको लिख सकते हो। एक इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण आता है कि जो आपकी एजुकेशन है, यानी जो आपकी शिक्षा है, उसको माना जाए पब्लिक सर्विस, उसको माना जाए, ठीक है। क्या माना जाए? सार्वजनिक सेवा उसको माना जाए। पब्लिक सर्विस की बात उसको कही हुई है, एजुकेशन के बारे में कही हुई है, ठीक है। तो अब बताइए, कोई चीज समझ में नहीं आई, फिर मैं बढ़ता हूँ आपके स्कूल एजुकेशन की ओर में। यहाँ पर बढ़ता हूँ, पूछिए अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। मेरा भारत महान, 100 में से 70 बेईमान। इसलिए मैंने कहा था ध्यान से देखना, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। जब आप ये ऐसी बातें करोगे तो बच्चों को किस प्रकार से आप चीजें सिखाओगे, ठीक है। ये चीजें मत रखना। अच्छा, एक बात बताओ, मेरा भारत महान, 100 में से 70 बेईमान, भारत की तो बुराई कर दी, अपने घर की बुराई करते हो बाहर जाके, ठीक है। माँ बाप की बुराई करते हो, अपनी बुराई करते हो किसी बाहर से जाके। बताओ कितने लोगों ने कहा है कि मैं गलत हूं, मैं गलत करता हूं। देश ना आपको दिया, आपने देश के लिए क्या दिया है बताना जरा अभी तक। तो पहले किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने गिरवान में झांक के देख लो कि आप क्या हो, आपने देश को क्या दिया है, या आपने किसी और को क्या दिया है। आपका घर अगर बढ़िया नहीं है तो आप उसे सुधारोगे या घर को चेंज करके चले जाओगे? अपने घर को सुधारोगे ना। तो थोड़ा मेंटेलिटी चेंज करिए, वरना फिर बच्चों को फिर आप क्या बताओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 की, बात कर लेते हैं। मेरा पेन कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 1 की, बात कर लेते हैं जो आपका स्कूल एजुकेशन होने वाला है, जो आपका पार्ट 1 है स्कूल एजुकेशन, ठीक। अगर यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो जल्दी पूछिए, ऐसे कमेंट बिल्कुल मत मारिए जो आप लोगों ने भी किया है, ठीक है। हाँ सर, आप आराम कब करते हैं? इस क्लास के बाद आराम ही आराम है, सबसे लास्ट क्लास होती है, ठीक है। ठीक है सर, आपको बहुत सारा स्टार देने का मन करता। अच्छा ठीक है भाई, मतलब पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको। ऑल क्लियर। चलो भाई, अब बात करते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट की, बात करते हैं। अब ध्यान लगाइए इसको पर। देखिए, अब चीज आपको समझनी जरूरी है। अब यहां से आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 1, आपका शुरू होता है, मतलब पार्ट 1 आपका शुरू होता है। बेसिकली चैप्टर तो 27 है, पार्ट 1 यहां से शुरू होता है। देखिए, जो आपकी पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन थी, वो पहले की स्कूल एजुकेशन क्या थी? अगर मैं पहले की स्कूल एजुकेशन की बात करूं, तो पहले की जो आपकी स्कूल एजुकेशन थी वो थी आपकी 10+2 की। यही तो थी ना पहली आपकी 10+2 की आपकी एजुकेशन, जो आपका सिस्टम था वो स्कूल के अंदर चलता था। लेकिन इसके अंदर बेसिकली क्या होता था, इसके अंदर अगर मान लीजिए किसी बच्चों को एडमिशन लेना है क्लास क्लास फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर मान लीजिए किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए उसे यहाँ पर 6 साल का होना चाहिए। कितने साल का? 6 साल का यहाँ पर उसको होना जरूरी है। कितने साल का?
6 साल का यहाँ पर उसको होना जरूरी है। जैसे अभी केवीएस ने इसको 6 साल का कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मेन बात यह है कि 6 साल से बच्चा शिक्षा को ले पाएगा, लेकिन 6 साल से पहले बच्चा क्या काम करेगा? क्योंकि जो बच्चे का 6 साल में उसका मानसिक विकास होता है, यानी जो उसका मस्तिष्क होता है, जो उसका माइंड होता है, तो उसका माइंड का जो विकास होता है, बच्चे के जो माइंड का विकास होता है ना, तो बच्चे के माइंड का विकास 6 साल की उम्र तक हो जाता है लगभग आपका 85%। क्या होता है? ये होता है लगभग 85% ही होता है, ठीक है। देखिए आज के सिनेरियो के अंदर 85% चल रही है। जैसे केवीएस का एग्जाम भी हुआ था, डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था, वहां भी 85 को कंसीडर्ड किया गया है। जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने बाल वाटिका की शुरुआत करी थी, उन्होंने भी 85 कंसीडर्ड किया था। बट कुछ और आपकी ऑथेंटिक किताबों के अंदर इसको 90% भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ठीक है, मतलब ये एग्जाम में ये पॉइंट आया भी हुआ है, तो दोनों मेरे ख्याल से एक साथ कभी नहीं आएंगे। आएगा तो आपका 85% आएगा कि 6 साल की उम्र तक बच्चों का लगभग 85% तक उनका मानसिक विकास हो जाता है। तो एनईपी 2020 के अंदर जब ये कमेटी बननी थी, तो उन्होंने कहा अगर 6 साल की उम्र तक 85% डेवलपमेंट हो जाता है, तो 6 साल तक बच्चा क्या काम करता है? पता है कमाल की चीज आपको बताऊं, जब एनईपी 2020 के अंदर बहुत सारे आपके सुझाव मांगे जा रहे थे, तो एक सुझाव ये भी आया कि एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए कैसे? कि जैसा आप लोग किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, होटल के अंदर जाते हो, तो एक मेनू कार्ड आपके सामने आ जाता है ना, छोले कुलचे बर्गर फलानी थाली इस तरीके से आपके सामने आती है। तो जब किसी का यहाँ पे कोई बच्चा पैदा होगा, तो वहां पर पेरेंट्स के लिए भी एक प्रकार का मेनू कार्ड रहेगा कि स्कूल आने से पहले एटलीस्ट बच्चों को आपको ये चीजें सिखानी है, उनके अंदर इन स्किल का यहाँ पर आपको विकास करना है। बट ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया और ना ही आपकी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आ पाया। ऐसे मतलब बहुत सारे थे जो मतलब जिनको बात कही हुई थी, जिनके ऊपर खूब काम भी चला, लेकिन वो इस पॉलिसी के अंदर नहीं आए। और कहने का रीजन यही था बेसिकली कि 6 साल की उम्र तक बच्चे का 85% जब मानसिक विकास हो जाता है, चीजों को समझ जाता है, तो 6 साल तक बच्चा क्या काम करेगा अपने घर पर। तो इसलिए जो आपका पहले वाला सिस्टम था, इसको कर दिया खत्म। अब जो आपका नया आया है, अब जो आपका नया कंसेप्ट आया है, इस नए कंसेप्ट के अंदर आपका जो आया है वो आया 5+3+3+4 का ये कंसेप्ट आया है। जो आपका 5+3+3+4 का आया है, यानी यहाँ पर बात होगी 15 साल की बात होगी, ठीक है। 5 3 8 3 11 4 15, और यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ 12 साल की बात हो रही है। तो 3 साल का गैप यहाँ पर आ गया। तो 3 साल को इन्होंने यहाँ पर किस में ऐड कर दिया? वो कर दिया यहाँ पर बाल वाटिका या आंगनवाड़ी के नाम से आप लोग जिसको जान सकते हो। तो आप लोग समझ गए कि जो आपका करंट का जो आपका सिनेरियो है एजुकेशन सिस्टम का, वो 5+3+3+4 का आपका सिनेरियो है। अब ये किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया हुआ है, उसके बारे में एक एक करके हम नजर डालते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए इन्होंने आपकी 4 स्टेज बेसिकली बताई। इन 4 स्टेज के ऊपर नजर डालिए। एक होती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, एक होती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, एक होती है आपकी मिडिल स्टेज, और एक होती है आपकी सेकेंडरी स्टेज। कभी कभी तो एग्जाम में सिंपल यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी के लिए कौन कौन सी स्टेज होती है। तो प्राइमरी के लिए 2 स्टेज होती है, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा होता है 5th क्लास तक, ठीक है। तो आपको ये 4 स्टेज ध्यान रखनी है, FPMS, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आप लोग इसको याद कर सकते हो, FPMS, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और आपकी सेकेंडरी, जो आपकी 4 स्टेज बताई हुई है। इन 4 स्टेज में जो आपका ये बनाया हुआ है नया एजुकेशन सिस्टम का प्रारूप बनाया हुआ है, इसको देखो किस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, उसको ध्यान से यहाँ पर आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है भाई। देखिए पहले जो आपके शुरुआत के जो 5 साल है, जो आपके शुरुआत के 5 साल है, इस 5 साल को यहाँ पर 2 प्रकार की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक प्रकार की कैटेगरी होगी आपकी ये 3 साल की, और दूसरी प्रकार की कैटेगरी हो गई आपकी ये 2 साल की यहाँ पर हो गई। अब ये जो आपकी 3 साल की कैटेगरी है, ये 3 साल की कैटेगरी के अंदर जो आप लोग आंगनवाड़ी सुनते हो, बाल वाटिका सुनते हो, प्री स्कूल जो आप लोग इसको सुनते हो, तो 3 साल के लिए यहाँ पर बच्चों को इसके अंदर एजुकेशन दी जाएगी। यानी जो पहले 6 साल के अंदर बच्चा स्कूल जाता था, अब बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल जाएगा। अभी कल एक न्यूज आई है, 450 स्कूल बाल वाटिका के लिए, मतलब 450 स्कूल नहीं, 450 स्कूल के अंदर बाल वाटिका के लिए आपकी क्लास शुरू हो गई है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है, और अगर आप उसका एडमिशन कराना चाहते हो और क्लास 3 से ही, अभी इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, आप लोग केवीएस के स्कूल में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेंगे।
शुरुआत से बच्चा 3 साल से केवीएस के स्कूल में मान लीजिए रहेगा तो 12th क्लास तक रहेगा और बहुत अच्छी एजुकेशन उसके अंदर रहती है। प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने इसका कोर्स भी किया हुआ है ना, उसको बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी पर रखे जा रहे हैं, परमानेंट वैकेंसी भी आपकी इसके अंदर जल्दी निकालेंगे। ठीक है, तो आपके लिए फायदा होने वाला है जिन लोगों ने इसका कोर्स किया हुआ है या जो अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहता है। बेसिकली यहाँ पर जो 3 साल होगा, अब 3 साल के अंदर बच्चों को यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और यार ये तो पूरा कंसेप्ट आने वाला है ईसीसी का, जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होती है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इस 5 साल के बारे में समझिए, उसके बाद फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, जो शुरुआत के 3 साल है, शुरुआत के 3 साल में कहा कि बच्चों को किसी बुक के माध्यम से मत पढ़ाइए आप लोग। जब बच्चा आंगनवाड़ी के अंदर जाएगा, बाल वाटिका के अंदर जाएगा, तो बुक का यूज नहीं करना आपको। अब बुक का यूज नहीं करना तो किसका यूज करना है? बच्चों को यहाँ पर एक्टिविटीज के माध्यम से, बच्चों को यहाँ पर खेल कूद के माध्यम से आपको सिखाना है। क्या सिखाना है? बच्चों को यहाँ पर आपको खेल कूद के माध्यम से यहाँ पर आपको सिखाना है, ना कि किसी किताब वगैरह का यूज करना है। ठीक है, एक पेपर का यूज कर सकते हैं मान लीजिए अगर बच्चों को कोई चीज आपको सिखानी है। उसके अलावा जो अगले 2 साल है, अगले 2 साल के अंदर बच्चा हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर आपका बच्चा हो जाएगा, जो अगले साल हो जाएगा, और ये होती है आपकी टोटल 8 साल की होती है। कितनी होती है? जो आपकी ये वाली स्टेज होती है 8 साल की स्टेज होती है, जिसको जो आपकी ईसीसी के अंदर भी आपकी, मैं अभी आपको बताने वाला हूं क्या होता है आपका ईसीसी जो आपका होता है। ठीक, तो पहली होगी जिसके अंदर आपके 5 साल यहाँ पर डिवाइड किए हुए। अगली दूसरी स्टेज की बात करते हैं जो आपकी प्रिपेटरी स्टेज है। प्रिपेटरी स्टेज के अंदर यहाँ पर हो जाएगा बच्चा थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर हो जाएगा, जो होने वाली है आपकी 3 साल की। किसके अंदर होने वाली है? जो होने वाली है आपकी 3 साल के यहाँ पर होने वाली है। यानी प्राइमरी के लिए आपकी 2 स्टेज होगी, फाउंडेशनल और आपकी प्रिपेटरी स्टेज होगी। उसके बाद जैसे ही बच्चा आपका अगली स्टेज के अंदर जाता है जहां पर फिर 3 साल हो जाएंगे, तो 3 साल के अंदर बच्चा यहाँ पर इन 3 साल के अंदर ये इसको बिताएगा। यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज भी नेसेसरी कर दी जाएगी कि बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाना है। ऐसी चीजें यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर कही हुई है। उसके अलावा यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि मान लीजिए बच्चों को कोई यहाँ पर प्रोग्राम सीखना है, कोई मान लीजिए यहाँ पर उसको कुछ स्किल यहाँ पर सीखनी है, ठीक है, या मान लीजिए कुछ और यहाँ पर उसको सीखना है, तो इस प्रकार की बच्चों को अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखनी है तो वो एक्स्ट्रा स्किल भी यहाँ पर बच्चों को क्लास 6 के अंदर पढ़ाइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम के अंदर। जैसे मान लीजिए बच्चे का क्या काम करना चाहता है, कोई पोइट्री के अंदर उसका इंटरेस्ट है, कविताओं के अंदर उसका इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चों को अपना जैसे गार्डनिंग करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, तो उसके अंदर भी एक अलग प्रकार का सब्जेक्ट, एक अलग प्रकार का कोर्स इसके अंदर यहाँ पर बच्चों को करवाया जाएगा। हमारी बारी में नहीं होता था, ठीक है, तो ये अब बच्चों को यहाँ पर करवाया जाएगा ताकि बच्चा साथ के साथ अपने व्यवसायिक जो उसकी आजीविका रहेगी आने वाले टाइम में, अगर कुछ कामयाब ना हो पाए तो कम से कम उस स्किल के माध्यम से बच्चा यहाँ पर अपना आजीविका को कमा पाए, इसकी भी यहाँ पर बात कही गई है। अगला आ जाएगा आपका, यार ये तो खत्म ही हो गया, 4 साल आ गया आपका अगला, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना बोर्ड पर, इनको लिखते जाना जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले जो 4 साल आ जाएंगे इसमें बड़ा एक अच्छा सबसे जो बड़ा बदलाव मुझे मिला, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि भाई स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर? आपका स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया। और वो खत्म कैसे कर दिया? देखिए, जैसा मान लीजिए कौन कौन सी स्ट्रीम ले ली, मैंने ले ली आर्ट ले ली, मैंने ले ली यहाँ पर कॉमर्स ले ली, मैंने यहाँ पर कॉमर्स ले ली और साइंस साइड ले ली। नहीं, साइंस साइड तो इन दोनों के ऊपर रहता है, ठीक है, इसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है समाज के अंदर, ठीक है, तो साइंस साइड वाले को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपके पास आर्ट साइड है, तो जो आपके पास सब्जेक्ट आर्ट साइड के अंदर, मान लीजिए पॉलिटिकल वगैरह जो भी आप चीजें पढ़ते हो, लेकिन आपका मन है कि यार मुझे कॉमर्स के अंदर अकाउंट के बारे में सीखना है, तो अगर हम लोगों ने पहले आर्ट साइड ली होगी तो क्या हम कॉमर्स के सब्जेक्ट को सीख पाते? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कॉमर्स के अंदर तो बेसिकली वही सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स आता है, अकाउंट्स आता है, बिजनेस वगैरह, ये सब चीजें इसके अंदर कॉमर्स के अंदर आती है। अगर मान लीजिए साइंस साइड वाले को, बच्चों को मन करा कि यार मुझे आर्ट साइड के कुछ सब्जेक्ट सीखने हैं, मुझे भारत के इतिहास के बारे में सीखना है या संविधान के बारे में सीखना है, तो वह क्या यहाँ पर सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए इस स्ट्रीम सिस्टम को कर दिया खत्म। अब एनईपी 2020 ने पता है क्या कह रहा कि मान लीजिए आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना है, अच्छा आपको अकाउंट पढ़ना है, अकाउंट पढ़ दीजिए, अकाउंट के साथ साथ मुझे साइंस भी पढ़ना है, अच्छा साइंस पढ़ लो, सर मुझे इसके साथ में संविधान पॉलिटिकल भी पढ़ना, अच्छा पॉलिटिकल भी पढ़ लो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की यहाँ पर वरीयत की बात की हुई है, ना कि स्ट्रीम की बात की हुई है, ठीक है। तो ये जो हीन भावना आती थी, कुछ लोग आर्ट साइड लेते थे
कि बताते वक्त भी शर्म आती थी साइंस साइड वालों के सामने, ये बेसिकली यहाँ पर नहीं रही। ठीक, तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी के अंदर आपके जो स्कूल एजुकेशन का जो नया सिनेरियो है, जिसके अंदर जो हमारा सिस्टम होने वाला है 5+3+3+4 का, उसके अंदर आपका इस प्रकार से रहने वाला है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ से कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आपके एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। ठीक, ये आप लोग समझ गए। चलिए अब बात करते हैं ECCE की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं। और देखिए ये वाली कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये वाली आपकी। ठीक है, जो आपके फाउंडेशनल स्टेज पर होती है 8 साल के लिए जो आपकी होती है। अब देखिए ECC की बात करते हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछिए, फिर उसके बाद में आपके ECC की ओर बढ़ने वाला हूं। पूछे आपको क्या पूछना है। ठीक है सर, टाइम हो गया है भाई, इसलिए तुम पिटाई मांगते हो यार, इतनी जल्दी थक गए, वरना ये 3 पार्ट में बन जाएगी। मैं चाहता हूं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करवा दूं। ठीक है, तो अभी सीखते रहिए आप लोग। ठीक, हाँ, ECC के बारे में देखिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर आपका? ठीक है बस तुम जितने बस बस कर रहे हो ना, तुम्हारे प्लान डीएक्टिवेट करवाऊंगा किसी दिन। ठीक है, ठीक है, देखिए अब बात करते हैं ECC की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपकी 8 साल के लिए होने वाली है, कितने 8 साल के लिए जो आपकी होने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बताया। अब यहाँ पर बच्चों को देखिए हमें क्या क्या चीजें करानी है। यहाँ पर बच्चों को हमको जो टीच कराना है, उनको अल्फाबेट समझाओ, लैंग्वेज के बारे में समझाओ, नंबर्स की, काउंटिंग की, कलर्स की, शेप्स, इंडोर और जो आउटडोर गेम होते हैं, अंदर खेले जाने वाले और जो बाहर खेले जाने वाले जो गेम्स होते हैं, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बच्चों को समझाओ, ड्राइंग, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी तो थोड़ी पॉवर्टी में बोल गया, यानी जो कठपुतलियां होती है, ये तो एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछ लिया। इसके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बच्चों को समझाना ECC के अंदर, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को आप लोग यहाँ पर ऐसे नहीं दे सकते, कोई लेक्चर दे दिया, कुछ होमवर्क दे दिया, पता है। तो इसके अंदर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होगी, वो सारी एक्टिविटीज आपकी गेम्स और आधारित एक्टिविटीज पर आधारित आपकी एक्टिविटीज रहने वाली है, जो आपकी ECC के अंदर रहने वाली है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर होने वाली है। ठीक है, अच्छा, इसका टारगेट भी रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है कि 2023 तक ECC के अंदर आपको ये बच्चों को शिक्षा पूर्ण करानी है। मतलब जो अभी आंगनवाड़ी जिसको बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है, कि प्रत्येक बच्चा उसके अंदर एडमिशन ले ले और प्रत्येक जितने भी स्कूल है वहां तक उसकी पहुंच को पहुंचाया जा सके। एटलीस्ट ये टारगेट 2030 का रखा है, देखते हैं कंप्लीट होता है नहीं होता। अगर उसके अलावा हम बात करें, कुछ यहाँ पर मेथड्स की बात की हुई है इसके अंदर कि कैसे कैसे मेथड का यूज करेंगे, तो फ्लेक्सिबल मेथड का यूज करेंगे, लचीलेपन का यूज करेंगे। अच्छा बेटा ये समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ले एक काम कर ले, ये खेल ले, अच्छा ले मेरी घड़ी से खेल ले, अच्छा कुछ और कर ले, ऐसे खेलना है, छोटा बच्चा रहेगा वो। ठीक है, यहाँ पर आपका मल्टीफेसिट, ये इसके अंदर नहीं, इसको रहने दो, इसके इसके अंदर लिखो यहाँ पर मल्टीपल अप्रोच लिखो, यहाँ पर लिख लो आप लोग मल्टीपल अप्रोच लिखो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये बेसिकली गूगल की फोटो है, वरना इसके अंदर मल्टीपल अप्रोच इसकी बात की है। इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर बच्चों को मल्टी लेवल ये हो गया ऑलरेडी, यहाँ पर आपका प्ले बेस ये ऑलरेडी हो गया, एक्टिविटी बेस यहाँ पर चीजें करानी है, ये मैंने आपको समझा दिया। इंक्वायरी बेस यहाँ पर लर्निंग करवानी है। ठीक है, इंक्वायरी बेस लर्निंग होगी। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों को चर्चा आपको करवानी है। ठीक है, बच्चों को चर्चा आपको करवानी है, बच्चों को अन्वेषण आधारित आपको अधिगम करवाना है। क्या करवाना है? अन्वेषण आधारित आपको अधिगम करवाना है, यानी जब बच्चा खोज करके किसी चीज को यहाँ पर सीख पाए, यानी कि खोजबीन के माध्यम से जब बच्चा चीजों को सीख पाए, ये बेसिकली एनईपी 2020 के अंदर यहाँ पर बात की हुई है और ये पॉइंट आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो ये होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कि जब बच्चे का यार 6 साल की उम्र में 85% उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो क्यों ना हम उसको, मतलब ये जो 6 साल का कंसेप्ट लेके 8 साल तक हम बच्चों को उसको इतनी चीजें यहाँ पर सिखा दे ताकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और जब बच्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर जाएगा तो उसको इतनी दिक्कत देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये हो गया आपका ECC का यहाँ पर कंसेप्ट हो गया। अगला कंसेप्ट आता है आपका FLN का। ठीक है, अगला कंसेप्ट आता है आपका FLN का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का आता है। देखिए FLN के अंदर अब आगे ना आपका FLN, जिसके अंदर आप लोग निपुण वगैरह के अंदर पढ़ोगे, इसके अंदर अब हम लोग बात कर लेते हैं।
सर जो आप लिखते हो पीडीएफ में भी ऐड करा दिया करिए। अच्छा वो जो मैं लिखता हूँ ना वो मिट जाता है, उसको आप लोग लिख लिया करो, वरना नेक्स्ट टाइम से मैं इसको दूसरे उसमें जो बोर्ड होता है हमारा उसमें ऐड करूंगा, तो आप पर लिखा हुआ भी आ जाता है, ठीक है, वरना आप लोग कुछ अलग से लिखते होंगे। देखिए अब बात करते हैं एफएलएन की, बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करते हैं। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये वाली बात की हुई, यार हमारे देश के अंदर ड्रॉप आउट की समस्या बहुत देखने को मिल रही है, मतलब जो बच्चा स्कूल छोड़कर चला जाता है उसके कई सारे रीजन देखने को मिले। कई सारे रीजन ये थे, एक तो नो डिटेंशन पॉलिसी देखने को मिलता है, बच्चे का जो बेस होता है वही बेकार रहता है, उसको फेल ही नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस यहाँ पर वीक होता चला जाएगा और आगे जाके फिर वो बच्चा ड्रॉप आउट की समस्या हो जाती है। किसकी समस्या हो जाती है? ड्रॉप आउट की यहाँ पर समस्या हो जाती है, ठीक है, जो ड्रॉप आउट यानी बच्चा स्कूल को छोड़ देता है, नो डिटेंशन पॉलिसी हो गया। दूसरी बात, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का भी व्यवहार बच्चे के प्रति यहाँ पर अच्छा नहीं होता कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, स्कूल में जाके देख लो, टीचर से बात कर लो कि क्या पढ़ा रहे हो आप लोग, मेरे बच्चे को क्या काम दे रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ज्यादातर बच्चे, मोस्टली बच्चे वो होते हैं जो अपना आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी इतने सक्षम नहीं होते कि वहां जाके पूछ पाए, समझ पाए, वो नहीं कर पाते। दूसरा वो हो गया। तीसरा हो गया स्कूल की गलत नीतियां, जिसकी वजह से बच्चा क्या काम करता है, ड्रॉप आउट की समस्या उसको होती है। कुछ गलत नीतियां होती है स्कूल के अंदर, सही प्रकार का शिक्षण नहीं होता है, जहां पर टीचर्स भी आ जाता है और सारी फैसिलिटीज आ जाती है, जिस प्रकार से ड्रॉप आउट की समस्या हो रही है। तो एनईपी 2020 के अंदर ये वाली बात कही कि यार सब चीज छोड़ो, लेकिन कम से कम हमारा देश एक साक्षर देश तो बन सके। तो साक्षरता हमारे देश के अंदर इतनी कम हुई हुई है, कम से कम बच्चा लिखना पढ़ना तो सीख जाए ताकि आगे जाकर अंगूठा छाप ना बने, इतना तो कर सकते हो ना। तो इसलिए आपका ये प्रोग्राम चलाया गया, एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि कम से कम हम बच्चों को यहाँ पर जो आपकी बेसिक जरूरतें होती है लिखने की, पढ़ने की, संख्याओं के ज्ञान की, वो यहाँ पर उसको उपलब्ध करा सके। बेसिकली इसके अंदर कही हुई है आपके 3R की बात कही हुई है, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं मैं इसको। एफएलएन के अंदर कही हुई है आपके 3R की बात कही हुई है, किसके? यहाँ पर 3R की यहाँ पर बात कही हुई है, 3R की बात इसके अंदर कही हुई है एफएलएन के अंदर। और ये 3R कौन कौन से होते हैं? ये 3R होता है आपका रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक नॉलेज, यानी कि पढ़ना, पढ़ना लिखना और संख्याओं की ज्ञान, कम से कम ये बच्चों को हम दे देना तो हमारे लिए कामयाब हो जाएगी। कितना बड़ा इसने कमेंट करा है भाई, देखो क्या मैसेज है। अच्छा एक मैसेज कॉपी पेस्ट करा है, क्या मैसेज है भाई इसका, तो मेरा भी मोबाइल भर गया। मेरी क्लास छुट्टी है। अच्छा मेरी क्लास छुट्टी है, मेरी क्लास छुट्टी है। अच्छा भाई आपकी क्लास छुट्टी है, इतना बड़ा मैसेज क्यों करा, हमारा सारा सिस्टम ही भर गया। आपकी क्लास छुट्टी है तो रिकॉर्डेड क्लास आपकी हो रखी है, जो हमारी लाइव क्लास होती है रिकॉर्डेड क्लास में पहुंच जाती है, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली, लाइव क्लास अपने आप ही रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये एफएलएन यहाँ पर क्यों शुरू किया गया था। तो एक तो लो लर्निंग लेवल यानी सीखने का न्यूनतम स्तर होता है, इसलिए इस स्तर को बढ़ाने के लिए एफएलएन की शुरुआत करी गई। यहाँ पर जो ड्रॉप आउट की समस्या होती है, ठीक है, विद्यालय स्कूल छोड़ने के जो मामलों में बढ़ोतरी है उसको कम करने के लिए एफएलएन की शुरुआत की गई। और आपको यहाँ पर वही लैंग्वेज की, मतलब भाषा की और उसकी जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके बढ़ाने की बात की हुई। और क्लास थर्ड में आने तक मतलब क्लास थर्ड तक सभी बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम हो, ये मतलब इसका यहाँ एक टारगेट यहाँ पर रखा हुआ एफएलएन का। अब बात आ जाती है आपके निपुण भारत की, बात यहाँ पर आ जाती है। अब एनईपी 2020 के अंदर तो एफएलएन की बात कर दी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर दी कि भाई कम से कम हम बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं की यहाँ पर नॉलेज देंगे। तो इससे एक स्टेप आगे जाके भारत सरकार ने एक यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च करा, जो लॉन्च करा आपका 5 जुलाई 2021 को। कब करा? 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार के द्वारा एक प्लान को यहाँ पर लॉन्च किया गया, या कह सकते हो भारत सरकार के द्वारा, अगर आपसे मंत्रालय पूछ ले, मिनिस्ट्री पूछ ले, तो आप लोग कह सकते हो एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने ये आपका एक प्रोग्राम निकाला जो कहा गया आपका निपुण भारत के नाम से, जिसको कहा गया, ठीक है, निपुण भारत के नाम से जिसको कहा गया। बहुत बार आपके एग्जाम में निपुण की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो निपुण की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये बेसिकली आपकी निपुण की फुल फॉर्म होती है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। जो निपुण भारत शुरू किया गया एफएलएन को आगे बढ़ावा देने के लिए, एफएलएन के जो यहाँ पर उद्देश्य थे उनको बढ़ावा देने के लिए आपके निपुण भारत की यहाँ पर शुरुआत की गई, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पर बड़ी कॉमन आती है, एक बात यहाँ पर कॉमन ही आती है
जिसके अंदर खुद एग्जामिनर खासकर जो पेपर सेट करते हैं, जैसे मैंने सीटेट के अंदर ये वाली गड़बड़ी देखी थी, एफएलएन के अंदर जो ये लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही हुई है, 3R की बात कही हुई है, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक नॉलेज की बात कही हुई है, तो एनईपी 2020 में ध्यान से सुनना मेरी बात को, कंफ्यूज हो जाओगे, खुद एग्जामिनर कंफ्यूज होता है। एफएलएन के अंदर जो टारगेट रखा हुआ था वो रखा हुआ था 2025 का टारगेट रखा हुआ था, 2025 से 26 तक का टारगेट रखा हुआ था कि हमको बच्चों को ये चीजें उपलब्ध करानी है। लेकिन जब आपका निपुण भारत आया भारत सरकार की तरफ से, तो निपुण भारत का जो टारगेट रखा गया वो टारगेट रखा 2026 रखा गया, 2026 से 27 तक का ये टारगेट रखा गया। अगर बात आ जाए आपके एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, जो कि अब एग्जाम में नहीं आनी है, ठीक है, अब एग्जाम में नहीं आनी है, तो आपका 2025 से 26 होगा। निपुण भारत के अंदर जो टारगेट रखा हुआ है इसको अचीव करने का, वो 2026 से 27 तक का सेशन यानी 2026 वाला सेशन रखा हुआ है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। यहां पर बात होती है आपके निपुण भारत की बात होती है, जो मैंने यहां पर आपको समझाई। अब देखिए निपुण भारत के आपके कुछ लक्ष्य है, इन लक्ष्य के ऊपर नजर डालिए। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि निपुण भारत के कौन कौन से लक्ष्य है। इनफैक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाते हो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इन लक्ष्यों के ऊपर काम चल रहा है, मीटिंग बैठाई जाती है, डायरी बनाई जाती है, बच्चे टीचर्स का असेसमेंट किया जाता है, बच्चों का नहीं टीचर्स का, ये लक्ष्य कितने पूरे हुए या नहीं हुए। जो अधिकारी आता है वो क्या काम करता है, हाँ बेटा आ जाओ, कुछ बच्चों को बुला लिया, अच्छा यहाँ पर बेसिकली कुछ वो दी होती है, किताबें दी होती है इसी से जुड़ी हुई, पढ़वा के देखता है, लिखवा के देखता है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा ना तो फिर टीचर को पकड़ लेता है, अरे तुम अभी तक कितने लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहे, चलो तुम्हारी सैलरी रोक लेते हैं तो बहुत लफड़े है भाई इसके बाद, ठीक। तो ये आपके जो निपुण भारत के जो लक्ष्य है इनको यहाँ पर ध्यान करना जरूरी है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निपुण भारत लक्ष्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहां पर बात हो रही है आपकी भाषा की और यहां पर बात हो रही है आपके गणित की। अगर मैं बात करूं बाल वाटिका के अंदर जो बच्चे रहेंगे, जो बाल वाटिका के अंदर यहां पर बच्चे रहेंगे, तो उनको भाषा में अक्षरों और जो ध्वनियां होती है उनको वो एटलीस्ट पहचान ले, और सिर्फ कम से कम 2 अक्षर वाले वो सरल शब्दों को पढ़ ले, बस 2 अक्षर वाले वो सरल शब्दों को पढ़ ले बाल वाटिका के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जब मान लीजिए हिंदी हुई या इंग्लिश हुई उसके अंदर ही इस चीज को पढ़ ले। अगर बात होती है मैथमेटिक्स के अंदर, तो 10 तक के अंकों की पहचान कर ले और उनको पढ़ भी ले, और एक क्रम में चीजों को घटना बढ़ना, मतलब शेप्स को ऊंचा नीचा असेंडिंग डिसेंडिंग, इस चीज में बच्चा करना यहां पर सीख जाए। अगर बात आती है आपके क्लास फर्स्ट की बात आती है, तो क्लास फर्स्ट में दिया हुआ है कि बच्चा कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों को पढ़ना सीख जाए, और वो भी अर्थ के साथ यहाँ पर, ठीक है। ये बात टीचर को पता होनी चाहिए, इस उद्देश्य की पूरी करानी है। भाषा के संदर्भ में अगर मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो 99 तक की संख्याएं पढ़ और लिख ले, और जोड़ और घटाव करना भी यहाँ पर बच्चा सीख जाए, जोड़ घटा करना, और 99 तक की संख्याएं भी यहाँ पर बच्चा सीख पाए, ये टीचर की यहाँ पर जिम्मेदारी होती है। स्क्रीन पर ये छोटा आ रहा होगा आपको, बेसिकली जब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लास 2 की अगर बात करें तो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर दिए हुए, और उसके अलावा अगर बात करें क्लास 2 के मैथमेटिक्स की, तो 9 से 99 तक की संख्याओं को पढ़ लिख ले, और 99 तक की संख्याओं का यहाँ पर वो घटाव कर ले, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बच्चों को आनी चाहिए। क्लास 3 की अगर बात करें, यहाँ 45 से 60 शब्द प्रति मिनट है, लेकिन यहां पर हो जाएंगे कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट, परवाह के साथ वो पढ़ ले, ठीक है, परवाह के साथ फ्लुएंटली यहां पर बच्चा पढ़ पाए। अगर क्लास 3 की बात हो रही है, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि क्लास 3 में निपुण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य होगा मैथमेटिक्स के अंदर कि 9999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख ले, और सरल गुणा समस्याओं को यहाँ पर हल कर ले, यानी कि मतलब मल्टीप्लीकेशन को यहाँ पर बच्चा कर ले। तो ये दिए हुए आपके निपुण भारत के आपके लक्ष्य यहाँ पर दिए हुए, जो निपुण भारत के लक्ष्य दिए हुए यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। देखिए अब बात करते हैं 10 मिनट के अंदर आपकी क्लास खत्म होने वाली है, उसके बाद पार्ट 2 के अंदर आपको बताऊंगा एनईपी 2020 का पार्ट 2 के अंदर फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने कहा था ना आज आपको ये जो मैं बता रहा हूँ एनईपी 2020, आज आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर जिंदगी में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी आपको एनईपी 2020 के बारे में। ऐसा आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा एनईपी 2020 के बारे में जो मैं आपको ये यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ठीक है, यानी कि आपका स्कूल तैयारी यहाँ पर मॉड्यूल दिया हुआ है। इसके अंदर बस आपको ये जानना है
कि ये बेसिकली 3 महीने का एक आपका लर्निंग प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से बच्चों को खेल कूद के माध्यम से या एक्टिविटीज के माध्यम से क्लास फर्स्ट के अंदर यहाँ पर बच्चों को चीजें समझानी है, सिखानी है, संकेतों के माध्यम से, पेंटिंग वगैरह के माध्यम से, अल्फाबेट, ये सब चीजें हमको यहाँ पर बच्चों को सिखानी है। इस मॉड्यूल की बात आपके एनईपी 2020 के अंदर आपकी कही है, ठीक है। एनईपी 2020 के अंदर इस मॉड्यूल की यहाँ पर बात कही है, ठीक। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट बचा है, उसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। आप लोगों की यहाँ पर फिर छुट्टी हो जाएगी, आप लोग फिर सो जाना, मैं भी सो जाऊंगा, फिर इसका पार्ट सेकंड आएगा। इसके लिए यहाँ पर कही हुई है कि एक दीक्षा पोर्टल की बात की हुई है। तो बेसिकली जो आपका दीक्षा पोर्टल है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये एक पोर्टल है, आप लोग इसको प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली जो टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स के यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर टीचर होते हैं, तो टीचर को यहाँ पर किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देनी है, किस प्रकार से उनको संसाधन देने हैं, उसके साथ साथ में किस प्रकार से बच्चों को भी यहाँ पर उनका इंपोर्टेंट मटेरियल मिल सकता है और दोनों आपस में एक साथ क्या काम कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो इस प्रकार का एक दीक्षा पोर्टल यहाँ पर तैयार किया गया और खासकर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस दीक्षा पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो भाई आपका पार्ट फर्स्ट खत्म होता है, अब आगे आएगा आपका पार्ट सेकंड, आगे आएगा अब आपका पार्ट सेकंड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। इसलिए मैंने कहा था मेरा साथ बनाना, वरना 3 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट होती। पार्ट सेकंड के अंदर फिर हम एनईपी 2020 के बारे में और इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई एनईपी 2020, पार्ट सेकंड के अंदर मैं खत्म करवा दूंगा अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे तो, ठीक है। कोई सवाल है, क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ लीजिए, फिर यहां पर मैं आपकी वीडियो को रोक देता हूं, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, ठीक। सर आपने सेकंड पार्ट ऐसे कहा जैसे मूवी का पार्ट हो। हाँ यार, आप लोगों के लिए तो मूवी है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर पढ़ने बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा, चीजें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको सारा ही 2 पार्ट के अंदर करवा रहा हूँ, ठीक है। पूछिए। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आपने खाना खा लिया? नहीं भाई, मैंने खाना नहीं खाया अभी, मतलब खाऊंगा। ठीक है सर, सरकारी स्कूल के टीचर अपना घर का काम लेकर जाते हैं पढ़ने के अलावा, तो ये आपको सुझाव देना चाहिए था, ठीक है। हाँ, और पूछे क्या सवाल है आपका? कोई सवाल? अच्छा, चैप्टर से संबंधित तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो आज आपको मैंने एनईपी 2020 बताया है, ठीक है। और ये बताइए, क्या आप लोगों ने एनईपी 2020 मतलब अभी तक इस तरीके से आपका पढ़ा होगा, ये भी जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है। ठीक है, एनईपी का फुल फॉर्म लेट क्लास से जुड़े हो, शुरुआत से देखना वीडियो को, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। आगे सब्जेक्ट आप पढ़ाइए। अरे भाई, मैं रहम करो, सीडीपी में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़वाते हो मुझसे? सारे सब्जेक्ट एक से एक धुरंधर है जो हमारे यहाँ पे टीचर है, ठीक है। नाम ही टीचर है हमारे यहाँ पर एक से एक जो आपके, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से लेकर चलते हैं। हाँ, दीक्षा आपको जब समझ में आ जाएगा जब आप टीचर बन जाओगे। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए आपको चलाया गया था, आपका जो दीक्षा चलाया गया था, ठीक है। हाँ, 2005 के तो यशपाल, अरे भाई ये एनईपी 2020 की बात हो रही है, एनसीएफ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है सर, आप कुछ ज्यादा खाना खिला रहे हो, अच्छा ठीक है भाई। और तो कोई सवाल नहीं है आपका मेरे ख्याल से? हाँ, खत्म हो गया क्लास। उत्कर्ष स्तर का, अच्छा उत्कर्ष, उत्कर्ष स्तर मतलब है जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च होती है, जो आपने पूछा ना, उत्कर्ष जो आपका स्तर है, आउटस्टैंडिंग रिसर्च होती है। अच्छा, मैं भूल गया था उसको, भूल, शायद ध्यान से निकल गया होगा। जो शुरुआत में आपका पॉइंट गया है, कहा गया भाई आपका उत्कर्ष स्तर, उत्कर्ष उत्कर्ष स्तर कहा गया, उत्कर्ष कहा है, मुझे तो अब दिख भी नहीं रहा। अच्छा, ये आ गया आपका उत्कृष्ट स्तर का शोध करने की बात हो रही है, यानी आउटस्टैंडिंग रिसर्च की बात हो रही है। देखो, जब आप बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे शोध होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसमें जितने भी रिसर्च हो वो एक आउटस्टैंडिंग टाइप्स के आपके होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसा आप लोग पढ़ते हो ना, लर्निंग एंड मोटिवेशन के अंदर जो आपका होता है, उसके अंदर आपको मास्टरी करनी है, इसी प्रकार से जो आप रिसर्च करिए
उसके अंदर मास्टरी करिए ताकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और विकास के लिए इस प्रकार के रिसर्च यहाँ पर हो सके। ठीक है, हाँ ये मेरे दिमाग से निकल गया था, थैंक यू आपने मुझे याद दिलाया। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्लास आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अब तो नहीं कोई डाउट आपका, अब तो मैं मतलब क्लास को स्टॉप कर सकता हूँ। जितने भी आपके डाउट थे इससे संबंधित वो सब ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। और अब मिलेंगे आपके पार्ट सेकंड के अंदर। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग पार्ट सेकंड के अंदर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग सो जाओ, बाय बाय। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को अब यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू।